हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेप्सिस के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि सेप्सिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और हम ये वर्ड बार बार यूज करते हैं राउंड्स में, ओपीडी में और क्लिनिकल डिस्कशन के टाइम। तो पहले इनका जो डेफिनेशन था वो ये था, ऑर्गन डिसफंक्शन ड्यू टू एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन। बट इसमें काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे। इसके बाद डेफिनेशन चेंज हो गया। तो नया डेफिनेशन ऐसा है कि इट इज अ ऑर्गन डिसफंक्शन बिकॉज ऑफ डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, बोथ inflammatory as well as anti-inflammatory, due to presence of bacteria in the blood। तो इसमें तीन पार्ट है। पहले पार्ट में बैक्टीरिया ब्लड में एंटर होगा, उसके बाद बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो रेगुलेटेड होने की जगह डिसरेगुलेटेड हो गया, और जिसमें इनिशियली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है और बाद में एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, और इसके कारण ऑर्गन डिसफंक्शन हुआ। तो नॉर्मली क्या होता है, सेप्सिस में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जैसे टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होते हैं, और जो मेन टारगेट साइड है वो है एंडोथेलियल डैमेज। नॉर्मली क्या होता है कि एंडोथेलियम के बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, ये टाइटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन डैमेज होने से इसमें एक गैप क्लियर होता है, और ये गैप होने की वजह से जो भी इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो लीक होके एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में जाता है। इससे दो चीज होती है, एक तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल होता है और दूसरी बात थर्ड स्पेसिंग होना चालू हो जाता है। एंडोथेलियम का हीमोस्टेसिस में काफी सारा रोल रहता है, और ये एक नॉर्मल ब्लड को थिक होने में प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर एंडोथेलियम डैमेज हुआ तो माइक्रोवास्कुलर में कोagulation होना चालू हो जाता है, और लेटर स्टेज में वो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये जो लेक्चर है, हमारा गोल ऐसा है कि पेशेंट अगर वार्ड में है या ओपीडी में है तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे लीकेज हुआ फ्लूइड का फ्रॉम इंट्रावास्कुलर टू एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, तो बॉडी का दो रिस्पॉन्स रहेगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा और पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर फॉल होगा, टेकिकार्डिया होगा और थर्ड स्पेसिंग। तो इनिशियली सबसे पहले टेकिकार्डिया होता है, बाद में ब्लड प्रेशर फॉल होता है और फिर हमें थर्ड स्पेसिंग देखने को मिलता है। तो जब भी टेकिकार्डिया हुआ तो समझ लेना है कि इट्स अर्ली साइन ऑफ सेप्सिस। अभी हमारा ट्रीटमेंट बहुत सारा अफेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हुआ और जैसे लीक हो रहा है फ्लूइड, उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूरा चेंज हो जाता है। इसकी वजह से एंटीबायोटिक टारगेट साइट पर अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। और दूसरा जो रिस्पॉन्स होता है जो बोलते हैं इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, और ये फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रीनल क्लियरेंस। तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली क्रिएट क्लियरेंस बढ़ जाता है, तो जो भी हम एंटीबायोटिक देते हैं वो थ्रू किडनी वॉश आउट हो जाती है। इसलिए सेप्सिस में हमारा एंटीबायोटिक बहुत ट्रीटमेंट हमारा बहुत अफेक्ट करता है। दो टाइप के शॉक है, अर्ली शॉक है और लेट शॉक है। हम अभी सेप्सिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें अर्ली शॉक आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम पे कैटाकोलामिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर अच्छे काम करते हैं। तो वो टाइम पे अगर हम पेशेंट को नॉरएड्रेनालिन या वासोप्रेसिन चालू करेंगे तो इनका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। लेकिन अगर हमने सेप्सिस को लेट डायग्नोस किया तो इनका डाउन परफॉर्मेंस होता है कैटाकोलामिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर का। तो पेशेंट को जो हम आइनोट्रोपिक एजेंट देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं सेप्सिस में, वो फंक्शन नहीं करता है। इनिशियली जो रिस्पॉन्स रहता है वो इन्फ्लामेटरी रहता है, दैट इज TH1 मीडिएटेड, और लेटर ऑन जो मिलता है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो ये टाइम पे हमारा मेडिसिन का रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा रहता है, पेशेंट की इम्यून सिस्टम भी अच्छे काम करती है, और यहाँ पे पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जाता है। इनिशियली जो शॉक होता है उसमें पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, इसलिए पेशेंट का एक्सट्रीमिटी वार्म होता है। अगर आप वार्ड में किसी पेशेंट का एक्सट्रीमिटी टच करते हो और वार्म है और पेशेंट को टेकिकार्डिया है तो समझ लेना कि पेशेंट अर्ली शॉक में है।
लेकिन अगर आपने सेप्सिस को मिस कर दिया तो लेटर ऑन एक्सट्रीमिटी कोल्ड होना चालू हो जाती है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम होता है और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैपिलरी लेवल पे हम अर्ली शॉक में वासो डायलेटेशन देखते हैं और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं, और लेट शॉक में पेरिफेरल कैपिलरी लेवल पे वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो टोटल 6 पैरामीटर है। अगर हम प्रॉपरली ये 6 पैरामीटर का यूज करते हैं तो हम सेप्सिस को अर्ली डायग्नोस कर पाएंगे। उसमें सबसे पहला है रेस्पिरेटरी रेट, फिर है SpO2, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और टेम्परेचर। अगर आपको वार्ड में आपके स्टाफ को ट्रेन करना है और इजी वे टू डायग्नोस शॉक, इसमें है कैपिलरी रिफिल टाइम। आप अपने इंडेक्स फिंगर को प्रेस कर सकते हैं और रिलीज करने के बाद जो कलर वापस नॉर्मल आता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी रिफिलिंग। तो लेस देन 3 सेकेंड में आया तो इसका मतलब है कि कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल है, लेकिन अगर 5 सेकेंड से ज्यादा लगा रहा है तो ये इट इज अ साइन ऑफ एबनॉर्मलिटी। अगर पेशेंट ऑलरेडी शॉक में जा चुका है, काफी टाइम हो गया है, तो आपको चेस्ट वॉल पे ये कैपिलरी रिफिल देखना है। थोड़े टाइम तक थंब से आप चेस्ट वॉल को प्रेस करिए, रिलीज करने के बाद जो कलर वापस आता है उसमें कितना टाइम लगता है उसके बेसिस पे आप कैपिलरी रिफिलिंग देख सकते हैं। अगर आपका कैपिलरी रिफिल टाइम ज्यादा है तो आप समझ लेना कि पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में है। अगर कैपिलरी रिफिल टाइम बड़ा, स्किन पे मोटलिंग भी दिखती है काफी सारे शॉक पेशेंट में। अगर आप लोअर एक्सट्रीमिटी को एग्जामिन करेंगे तो स्किन मोटलिंग दिखती है और पेशेंट का एक्सट्रीमिटी कोल्ड होना शुरू हो जाता है। दिस इज अ न्यू स्कोरिंग सिस्टम जिनको NEWS स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि टोटल 6 पैरामीटर है, उसमें आप स्कोरिंग सिस्टम देखेंगे तो टोटल एकदम डिफरेंट टाइप है। सेंटर में 0 है, ये साइड 1 2 3 है, ये साइड 1 2 3, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट में अगर कम रेस्पिरेटरी रेट है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट है तो भी प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से ये स्कोरिंग सिस्टम प्रीवियस वाले से काफी अच्छा है। आप देखेंगे SpO2 में दो स्केल है, स्केल 1 एंड स्केल 2। तो स्केल 1 ये नॉर्मल पेशेंट के लिए है और स्केल 2 जिनको ऑलरेडी COPD है उनके लिए है। फिर पेशेंट एयर पे है या ऑक्सीजन पे है उसके ऊपर भी यहाँ पे स्कोरिंग दिया है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के आपको मार्कर देख के पता लगाना है। पल्स रेट, तो जैसे टेकिकार्डिया इज अ बैड साइन, वैसे भी ब्रेडिकार्डिया इज ऑल्सो बैड साइन। कॉन्शियसनेस में यहाँ पे एक अलर्ट दिया है और यहाँ पे CVPU दिया है। इसका मतलब पेशेंट रिस्पोंडिंग टू वर्बल कमांड, पेशेंट रिस्पोंडिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई और अनरिस्पॉन्सिवनेस। अगर इसमें से कुछ भी आया तो उनका स्कोरिंग सिस्टम 3 हो जाएगा। आपको टेम्परेचर देखना है, इसमें भी सेम है, टेम्परेचर बढ़ा तो भी प्रॉब्लम है और टेम्परेचर कम हुआ तो ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको जो भी वार्ड में पेशेंट है उनका रेगुलरली NEWS स्कोरिंग सिस्टम करना है। अगर पहली बार आप OPD में देखते हो और आपको लगता है कि पेशेंट सिक है तो इनका स्कोरिंग सिस्टम गिन के आप इमीडिएटली डिसाइड कर पाएंगे कि पेशेंट को वार्ड में रखना है या फिर ICU में रखना है। तो दिस स्कोरिंग सिस्टम इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इजी टू कैलकुलेट। अगर 0 to 4 है तो कुछ नहीं करना है, आपको वार्ड बेस्ड रिस्पॉन्स देना है। अगर 5 to 6 है तो आपको अर्जेंट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और मोर देन 7 है तो उनको वार्ड में मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको अर्जेंटली उनको ICU में शिफ्ट कर देना चाहिए। अभी स्कोरिंग सिस्टम एक बार आपने देखा और मोर देन 4 है तो आपको ये देखना है कि पेशेंट का परफ्यूजन कैसा है, पेशेंट का कैपिलरी रिफिल टाइम इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट कैसा है, पेशेंट का वाइटल पैरामीटर कैसे है। अगर वो एडिक्वेट परफ्यूजन में आता है तो उनका मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, हाइपो परफ्यूजन में है तो भी मैनेजमेंट डिफरेंट होगा। अगर पेशेंट का एडिक्वेट परफ्यूजन है तो आपको टोटल 6 चीज करनी है। पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन पे लेना है, आपको 2 सेट यानी कि 4 बोतल ब्लड कल्चर भेजनी है, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है, सीरम लैक्टेट IV फ्लूइड स्टार्ट कर देना है, और पेशेंट का यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग करना है। इनको याद करने के लिए आपको ये याद रखना है कि आपको 3 चीजें देनी है और 3 चीजें लेनी है। तो इमीडिएटली आप उनका जब भी ब्लड लेते हैं तभी सीरम लैक्टेट भेज दीजिए। स्टाफ को बोलना है कि इमीडिएटली यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दे और 4 बोतल ब्लड कल्चर की भेजनी है।
आपको एंटीबायोटिक का डोज देना है, फ्लूइड देना है और ऑक्सीजन स्टार्ट करना है। ये जो 6 पैरामीटर है ये विद इन 1 आवर में आपको फिनिश करना है। क्योंकि अगर आपने 1 घंटा डिलीट किया, 1 घंटा आपने अगर डिले किया, तो ऑलमोस्ट 17% चांस बढ़ जाता है पेशेंट के डेथ होने के। तो विद इन 1 आवर आपको ये 6 स्टेप कंप्लीट करने हैं। ब्लड कल्चर की बात करूं तो एक सेट बोले तो 2 बोतल, एक एरोबिक और एक एनेरोबिक। कोई भी बोतल हो उसमें आपको मिनिमम 10 ml ऑफ ब्लड देना है। तो अगर सेप्सिस में है तो मैं बोलता हूँ 2 सेट भेजिए, 2 सेट बोले तो 4 बोतल, टोटल आपको 40 ml ब्लड जाएगा। तो ये बात होगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें डायग्नोसिस दूंगा। ओके, आपने विद इन 1 आवर में देखा कि पेशेंट का परफ्यूजन इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको इंट्यूबेट कर देना है। सीवीपी लाइन डाल के उनका सीवीपी मेजरमेंट करना है। आइनोट्रोपिक एजेंट आपको स्टार्ट करना है और SCVO2 मोर देन 7 आपको टारगेट करना है। तो बेसिकली ये आपका सेप्सिस बंडल है। विद इन 1 आवर में आपको ये 6 चीज करनी है। फिर 3 आवर के बाद आपको वापस रीअसेस करना है। अगर लैक्टेट हाई है तो वापस आपको लैक्टेट भेजना है। उनका रिव्यू करना है कि आपका जो डायग्नोसिस है, आपका साइट कौन सा है इन्फेक्शन का, क्या आप सोर्स कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या आपने कुछ ऐसा सस्पेक्ट किया जैसे कैथेटर से इन्फेक्शन लग रहा है आपको या फिर सेंट्रल लाइन से लग रहा है। तो इफ़ यू फील और इफ़ यू स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि ये सेंट्रल लाइन रिलेटेड इन्फेक्शन है, तो आपको सोर्स कंट्रोल देखना है। डायबिटिक फूड है तो डिब्राइडमेंट पे लेना है, कहीं पे पस कलेक्टेड है तो एस्पिरेट करना है। तो ये सारे पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन भी लेना है, जैसे इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट, आईसीयू क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन हम ले सकते हैं। एंड देन 6 आवर मंडल में आएगा कि अगेन आपको ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को रिव्यू करना है। पेशेंट आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्टेबल है या डिटोरेट हो रहा है, और उसके हिसाब से आपको फ्लूइड एडजस्ट करना है। थैंक यू सो मच। ये मेरा एक छोटा प्रयास था कि सेप्सिस का मैं बेसिक आपको सिखाऊं, और हम सेप्सिस का केयर और सेप्सिस का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं इनके ऊपर ये एक बेसिक टॉक था। थैंक यू सो मच। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।